मेरा नाम अंजलि है। मैं पागल खाने के एक अस्पताल में नौकरी करती थी। अभी मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 महीना ही हुआ था। ये दिल्ली का बहुत ही फेमस पागल खाना था। ये पागल खाना अभी नया नया ही यहाँ पर बना था। इसके बावजूद भी ये अस्पताल बहुत जल्दी फेमस हो गया था और अस्पताल ने काफ़ी सारी दौलत और शोहरत भी कमा ली थी। इस पागल खाने में एक बात बहुत ही अजीब थी कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियों या फिर औरतों का ही इलाज किया जाता था और वो भी उन औरतों की उम्र भी 40 साल के अंदर अंदर होती थी। उसके ऊपर की उम्र की औरतों को यहाँ पर इलाज करने से मना कर दिया जाता था। इस पागल खाने में हर धर्म की औरतें आती थीं और कुछ गरीब औरतों का इलाज तो यहाँ पर मुफ्त में भी किया जाता था। इसीलिए तो ज़्यादातर लोग दूसरे अस्पतालों के पागल खाने में जाने की बजाय अपनी बहू बेटियों का दिमागी इलाज इस अस्पताल में करवाने के लिए ज़्यादा अहमियत देते थे और यहाँ पर मरीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा जाता था। इस अस्पताल में स्टाफ के लिए सिर्फ जवान लड़कियों को ही रखा गया था। यहाँ पर मर्दों का कोई काम नहीं था, बस बाहर के कामों के लिए मर्द थे। यहाँ पर स्टाफ की सारी लड़कियों को अलग अलग ड्यूटी थी जो हर हफ्ते में चेंज कर दी जाती थी। शुरू में मेरी ड्यूटी इस पागल खाने के कमरों की सफाई करने के लिए रखी गई थी। मुझे हर कमरे में जाकर वहाँ पर झाड़ू लगाना होता था। एक दिन मैं अस्पताल के कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अचानक मुझे ज़मीन पर पड़ा हुआ सफ़ेद रंग का पत्थर मिला जो लगभग मुझे हर कमरे में मिला था, जिसे देखकर मैं पहले तो घबरा गई थी कि ये पत्थर यहाँ पर कैसे आए हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद इन पत्थरों से पागल औरतें या लड़कियाँ खेलती होंगी और खेलते हुए ही इन लोगों ने इन सफ़ेद पत्थरों को ज़मीन पर फेंक दिया होगा। इसलिए मैंने इन सारे पत्थरों को इकट्ठा किया और फिर इन सारे सफ़ेद पत्थरों को एक थैली में बांधकर डस्टबिन में फेंक दिया था ताकि ये पागल औरतें इन पत्थरों से एक दूसरे को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। इस अस्पताल में साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था, इसलिए हर रोज़ यहाँ मरीज की बेडशीट भी चेंज की जाती थी, फर्श की सफाई भी की जाती थी, झाड़ू पोछा भी दिन में कई बार कर दिया जाता था ताकि जब मौजूद यहाँ पर लोग अपने पेशेंट से मिलने के लिए आएँ तो उन पर अच्छा असर पड़े। इसलिए फिर जब अगले दिन मैं दोबारा से मरीजों के बेड के नीचे से कूड़ा निकाल रही थी तो फिर से मुझे वही सफ़ेद रंग के पत्थर नज़र आए। इस बार फिर से मैं इन पत्थरों को जमा करके डस्टबिन में फेंक दिया था, लेकिन अब तो हर दिन मुझे ये पत्थर मिलने लगे थे। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि आखिर इन पत्थरों का यहाँ पर क्या काम है और इतने सारे पत्थरों के साथ यहाँ क्या किया जाता है। इन सारे पत्थरों को मैं खड़े होकर काफ़ी देर तक गौर से देखती रही। फिर कुछ ही देर के बाद मैं अपनी दोस्त को बुलाकर लाई, जिसकी दोस्ती यहाँ आने से बाद ही मुझसे हो गई थी। वह लड़की बहुत अच्छी थी और उसका नाम सीमा था। वह मुझे 2 महीने पहले ही यहाँ आई थी और तब से वो नौकरी कर रही थी। यहाँ पर काम करने के दौरान ही हम दोनों की दोस्ती हो गई थी और फिर हम दोनों एक दूसरे के पक्के फ्रेंड बन गए थे। फिर मैं सीमा को वही पत्थर दिखाने लगी और कहा कि पता नहीं यहाँ पर ये पत्थर कौन लेकर आता है और इन पागल औरतों के कमरे में ये पत्थर कैसे आ जाते हैं। तो सीमा ने मेरी बात सुनकर मुझसे कहा था कि ये पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो फिटकरी है। इस फिटकरी को मैं ही इन पागलों के पास लेकर आती हूँ क्योंकि ऐसा करना मेरी ड्यूटी है। मैं तो सीमा की बात सुनकर हैरान रह गई थी। फिर मैंने फ़ौरन ही सीमा से पूछा कि आखिर ऐसा क्या होता है इस फिटकरी से और इन पागलों के कमरे में, भला इस फिटकरी का क्या काम है। इस फिटकरी से आखिर इन लोगों को क्या फ़ायदा होता होगा और इस चीज़ को इन पागल लोगों के पास ही क्यों रखा जाता है। मैंने एक ही सांस में सीमा से काफ़ी सारे सवाल कर दिए थे, लेकिन अगले ही पल सीमा की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे और मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मुझे वह जो कुछ भी बता रही है, क्या वह सब कुछ सच है। जब उसने मुझे बताया था कि इस फिटकरी से तो इन औरतों के साथ मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ,
मैं भी दिल्ली के ही छोटे से इलाके की रहने वाली लड़की हूँ। हम 2 भाई बहन हैं। मेरा भाई मुझसे छोटा है। मेरे पापा की मौत हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। मेरे पिता के मर जाने से हमारी ज़िंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि मेरे पापा के मर जाने से तो हमारी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ गई थी। कहते हैं ना कि हर पिता एक जैसा नहीं होता। लोगों के लिए पिता का साया होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन शायद हम तो अपने पिता से अपना पीछा छुड़वाना चाहते थे, क्योंकि मेरे पिता एक बहुत ही जालिम आदमी थे। मेरे पापा धूम्रपान करते थे और अपने सारे पैसे इस नशे में ही लुटा दिया करते थे। वह नशा करने के साथ साथ जुआ भी खेलते थे। जब भी मेरे पापा नशा करते और जुआ खेल के हार जाते तो घर आकर हम दोनों भाई बहन के सामने मम्मी को बहुत ज़्यादा मारते थे, उन पर अत्याचार करते थे और मम्मी से कहते थे कि मुझे और भी पैसे दो, मैं जुआ हार गया हूँ। फिर जब मम्मी पापा से कहती थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, आप तो घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं देते हैं, ये बच्चे बेचारे भूखे ही बैठे हुए रहते हैं, अगर पैसे होते तो मैं सबसे पहले बच्चों का पेट भरती। ये बात सुनकर तो मेरे पापा मम्मी पर और भी ज़्यादा गुस्सा होते थे और उन पर अत्याचार किया करते थे। हम भाई बहन अभी छोटे थे, इसलिए सब कुछ जानने के बावजूद भी अपनी मम्मी के लिए हम कुछ नहीं कर पाते थे, बल्कि एक कोने में बैठकर अपनी मम्मी को पिटता हुआ खामोशी से देखते रहते थे। और दोनों भाई बहन एक दूसरे से गले लगकर खूब रोते थे, क्योंकि मैं अपने भाई से बड़ी थी, इसलिए मैं उसको तसल्ली देती रहती थी और उसे चुप करवाने की पूरी कोशिश करती थी। लेकिन अब तो ये सब रोज़ का ही रूटीन बन गया था। जब भी पापा घर में आते तो कोई ना कोई हंगामा करते ही थे। आसपास के लोगों को भी अब ये पता चल चुका था कि मेरे पापा की आदतें बहुत ज़्यादा खराब हैं। जब मेरे पापा जुआ जीत जाते थे तो कई कई दिन तक घर पर वापस लौटकर ही नहीं आते थे, बल्कि वह नशा करके अपने दोस्तों के पास ही पड़े रहते थे और जो जुओं में पैसे जीते होते थे उन सभी पैसों को वह ख़त्म कर देते थे। उन्हें हम मासूम बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं थी। उन्होंने कभी हम बच्चों के बारे में सोचा भी नहीं था। उन्हें तो हमेशा अपने आप से ही मतलब होता था। मेरे पापा ने घर का सारा सामान तक बेच डाला था। मजबूरी में आकर मम्मी को घर से बाहर निकलना पड़ा था, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों का भी तो पेट पालना था। अगर हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता तो हम लोग तो भूख से ही मर जाते। इसलिए मेरी मम्मी ने फिर एक कदम उठाया कि वह लोगों के घरों में जाकर काम करना शुरू करने लगी। मेरी मम्मी ने लोगों के घर में जाकर साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से हमें 2 वक्त का खाना मिलने लगा था। मेरी मम्मी को जो सैलरी मिलती थी उससे वह घर का खर्च चलाती थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी मम्मी के कंधों पर ही थी, क्योंकि पापा तो बड़ी बेफिक्री से अपनी पूरी जिंदगी गुजार रहे थे। मम्मी सुबह होते ही लोगों के घरों में काम करने के लिए चली जाती थी और मम्मी के काम पर चले जाने के बाद मैं अपने भाई को नाश्ता देती और फिर घर की सफाई करती और खाना भी मैं ही पकाया करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे कम उम्र में ही ये सब कुछ करना सिखा दिया था। पर मैं तो असल में पढ़ना चाहती थी। मुझे पढ़ने की बहुत ज़्यादा तमन्ना थी। मैं अपने छोटे भाई से पूरे 10 साल बड़ी थी। मेरे नाना नानी दोनों ही इस दुनिया से चले गए थे। उन दोनों की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। मेरी मम्मी अच्छी और खाते पीते घर में रहती थी। मेरी मम्मी के पापा काफ़ी मेहनती और अच्छे इंसान थे, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर में हर फैसिलिटी मौजूद की हुई थी। मेरे नाना नानी की मौत के बाद मामा को मम्मी बोझ लगने लगी थी और उन्होंने जल्दी ही अपने बोझ को अपने सर से उतार कर फेंक दिया था और मेरी मम्मी की शादी बिना कुछ सोचे समझे ही एक बिगड़े हुए इंसान के साथ कर दी थी। फिर मामा जी ने कभी भी पलटकर मम्मी की तरफ नहीं देखा था। उन्होंने कभी दोबारा पलटकर मेरी मम्मी की खबर तक नहीं ली थी कि वह अपने ससुराल में कैसे रहती हैं, किस तरह के हाल में हैं, आखिर वह अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं। शायद कुछ भाइयों के लिए बहनें इस तरह से बोझ बन जाती हैं कि वह उनकी जिंदगियों को अपने हाथों से ही बर्बाद कर देते हैं। लेकिन कोई बात नहीं,
दूसरे के साथ की हुई गलती एक न एक दिन अपने आगे भी ज़रूर आती है। शादी के 1 साल बाद ही मैं पैदा हो गई थी, लेकिन फिर मेरे पैदा होने के बाद जब भी मम्मी प्रेग्नेंट होती तो पापा मम्मी को नशे की हालत में बहुत ज़्यादा मारते थे, जिसकी वजह से मम्मी की प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती थी। और फिर इस तरह से पूरे शादी के 9 साल बाद मेरा भाई जैसे तैसे पैदा हुआ था। मेरे भाई का नाम सुमित था। सुमित के पैदा होने पर पापा को तो कोई खास खुशी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे भाई के जन्म पर मैं और मेरी मम्मी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि मेरी मम्मी का कहना था कि तुम्हारा भाई ही अब हमारी किस्मत को पलटेगा। ये बड़ा होकर जब अपनी माँ के लिए पैसा कमाएगा तो हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देगा। मेरे भाई के जन्म के बाद मम्मी ने पापा के मना करने के बाद भी मेरा एक सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं खूब पढूं, जहां पर फीस बहुत ही मामूली सी थी। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पापा हर दिन घर में हंगामा कर दिया करते थे और कहते थे कि अपनी बेटी पर पैसे बर्बाद मत करो, ये तो पराए घर की है, यहाँ से एक दिन चली जाएगी, इसलिए उस पर पैसा खर्च करना बेकार की बात है। मेरे पापा का कहना था, जो पैसे तुम अपनी बेटी पर लगाती हो, अगर तुम मुझे दे दोगी तो वह सारे पैसे ही शाम तक डबल हो जाएंगे और डबल करके मैं तुम्हें पैसे लाकर दे दूंगा। मम्मी तो बस पापा की बात सुनकर अफसोस की वजह से सर हिलाती रह जाती थी। वह बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपने पापा के इतना हंगामा करने की वजह से भी सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ पाई थी, क्योंकि जब एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आई तो उस दिन भी पापा ने मम्मी को रूटीन के मुताबिक बहुत ज़्यादा मारा था। न जाने क्यों उस दिन मुझे अपनी मम्मी को इस हालत में देखकर कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरे पापा मेरी वजह से मेरी मम्मी को बुरी तरह से मार रहे थे। मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने मम्मी को मारने के लिए हाथ में डंडा उठा लिया था। मैं जल्दी से पापा के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपनी मम्मी के लिए स्टैंड लिया। मैंने अपने पापा के हाथ से डंडा छीन लिया और कहा कि अगर आपने मेरी मम्मी को मारने की कोशिश की तो मैं सारे गांव में चीख चीख कर सबको बता दूंगी कि आप मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसके बाद सारे गांव वाले आपकी खूब बेइज्जती करेंगे और अगर फिर भी आप नहीं समझे तो मैं पुलिस में जाकर आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगी, क्योंकि स्कूल में हमें जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के बारे में सिखाया जाता था। हमें स्कूल में बताया गया था कि जुल्म को खामोशी से मत सहो और उसको बर्दाश्त मत करो। अगर जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो तुम्हारे लिए उस पर आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने घूरती हुई नज़रों से पापा की तरफ देखते हुए उनसे ये सवाल किया था कि अब आखिर कब तक आप मेरी मम्मी को इस तरह से जानवरों की तरह पीटते रहोगे और हम खामोश होकर ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे। प्लीज़ पापा, अब भगवान के लिए बस कर दो ये सब कुछ करना, और अब ज़्यादा हमसे ये सब कुछ नहीं सहा जाता। मेरी बात सुनकर तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उन्होंने फौरन ही मेरे हाथ से डंडा छीन लिया और मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं एक कमज़ोर बच्ची थी, इसलिए मैं थप्पड़ लगने के बाद दूर जाकर ज़मीन पर मुंह के बल गिर गई थी। फिर मम्मी भागते हुए मेरे पास आई और मुझे गले से लगाकर वो खूब रोने लगी थी। पापा ने तो सारा घर सर पर उठा लिया था और वह चिल्लाते हुए मुझसे कह रहे थे कि अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अपने पिता से मुकाबला करने पर उतर आई है। फिर पापा ने बैग में से मेरी सारी बुक्स को निकाला और उनको एक एक करके फाड़ कर आग लगा दिया। पापा एक बार फिर से मम्मी पर चिल्लाने लगे थे। उन्होंने मम्मी से कहा कि इसी दिन के लिए इसे स्कूल में भेजा था कि ये एक दिन अपने पिता के सामने खड़ी होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बदतमीजी करेगी। फिर पापा ने मम्मी से कहा कि देख अनीता, अब अगर मैंने इसे दोबारा स्कूल जाते हुए देख लिया ना तो तुझे उसी वक्त हाथ पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल दूंगा और साथ में तेरे इन दोनों बच्चों को भी बाहर फेंक दूंगा। फिर तुम सबके सब बेसहारा हो जाओगे। सोच लेना। ये सब कहने के बाद मेरे पिता घर में नहीं रुके थे। वह तेजी से निकलकर घर से बाहर चले गए थे। पापा के जाते ही मम्मी ने नाराज़गी से मेरी तरफ देखते हुए मुझसे पूछा कि भला तुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी कि तू अपने पिता से इस तरीके से बात करे।
मैं भी अपने आंसू साफ करते हुए मम्मी से कहने लगी कि मैंने कौन सा कोई गलत बात कह दी थी जो उनको इतना गुस्सा आ गया था। मैंने तो हालात से तंग आकर आपकी साइड लेकर ही ये बात कही थी। फिर मैंने मुंह बनाते हुए मम्मी से कहा कि अच्छा ही होता कि वह हमें घर से बाहर निकाल देते, कम से कम हमारी ज़िंदगी में भी थोड़ा बहुत सुकून तो आ जाता और हम सबको भी इस परेशानी भरी ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाता। मेरी बात सुनकर मेरी मम्मी को तो बहुत गुस्सा आ गया और वह मुझसे कहने लगी कि खबरदार, जो दोबारा कभी भी तुमने ऐसी बात मजाक में अपने मुंह से निकाली, ऐसी बात कभी अब दोबारा मत कहना। तुम खुद ही दिमाग लगाकर ये बात सोचो कि अगर तुम्हारे पापा ने कोई भी ऐसा कदम उठा लिया तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे सर पर एक ही तो छत है और तुम जानती भी हो कि हमारा इस दुनिया में अब कोई भी ठिकाना नहीं है। ये बस एक ही छत है और हम इससे भी अगर हाथ धो बैठे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? फिर तो हम सड़कों पर धक्के खाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं होगा। पहले ही हम लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से आ रही है, बड़ी मुश्किल से हम इन पैसों को कमा पा रहे हैं, फिर हम अपने रहने का इंतजाम भी कैसे करेंगे? मेरी मम्मी कहने लगी, वैसे भी इस जालिम दुनिया में एक मर्द के सहारे की हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है। मुझे मम्मी की बातों से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जबकि मैं तो यही समझती थी कि दुनिया बहुत जालिम है और जालिम तो मेरा पिता भी है। अपनी पत्नी और अपने बच्चों पर वह तरह तरह से अत्याचार करता है। उस दिन के बाद मैं कभी स्कूल गई नहीं थी। बस अब तो मेरी मम्मी मेरी शादी कर देना चाहती थी। मेरी मम्मी चाहती थी कि उनकी दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी हो जाए। मेरी मम्मी की दोस्त भी कुछ ज़्यादा अमीर नहीं थी। उनका एक इकलौता बेटा था और मेहनत मजदूरी करके वह भी अपना घर जैसे तैसे चला रही थी। मेरी मम्मी इस रिश्ते से बहुत खुश थी। घर के हालात देखकर मेरी मम्मी ने मेरी शादी जल्दी करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मम्मी को हमेशा बस एक ही डर लगा रहता था कि कहीं पापा किसी दिन जुए में अपनी बेटी को ही दांव पर ना लगा दें और अगर वह मुझे हार गए तो फिर ना जाने क्या होगा। इसीलिए मम्मी ने बिना देरी किए हुए अपनी सहेली से उनके बेटे के साथ मेरे रिश्ते की बात की थी। मेरी मम्मी की दोस्त ने कहा था कि तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी है और बहुत सुंदर भी है। उन्हें इस रिश्ते से कोई भी ऐतराज़ नहीं था। वह खुश हो गई थी और उन्होंने कहा कि मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये शादी हो जाए। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं जल्दी ही आपकी बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाकर ले आऊँगी। उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि अनीता, मेरी कोई भी बेटी नहीं है और मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी के जैसा ही बनाकर रखूँगी। अनीता, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी भी यही चाहत है कि तुम्हारी बेटी अंजलि मेरे बेटे की पत्नी बन जाए और तुमने आज ये रिश्ता मांगकर मेरे दिल की दबी हुई ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। वो कहने लगी कि मैं शादी में अब बिल्कुल भी देर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा बेटा तो सुबह सुबह ही काम पर चला जाता है और फिर मैं सारा दिन इस घर में अकेली ही रहती हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे होने वाली सास से दहेज के बारे में पहले ही बात कर ली थी कि मैं बहुत गरीब हूँ। तुम ये बात तो अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें दहेज में ज़्यादा कुछ तो नहीं दे सकती हूँ। मेरी मम्मी की सहेली ने कहा था कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं, मैं तुमसे इसीलिए दहेज नहीं लूँगी, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है जिसे तुम्हें ज़रूर पूरी करना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को अपनी बेटी के साथ एक कार भी ला कर दो। अपनी सहेली की ये बात सुनकर मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और उनसे कहने लगी कि तुम तो मेरे घर के हालात को अच्छी तरह से जानती हो ना। लोगों के घरों में काम करके तो मैं जैसे तैसे अपने घर का खर्च चलाती हूँ और इसके अलावा तो मेरी और कोई भी आमदनी भी नहीं है, इसलिए कार देना तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक दहेज की बात है तो मैं उसमें थोड़ा बहुत सामान अपनी बेटी को लेकर दे दूँगी। फिर मेरी मम्मी की सहेली ने भी मम्मी की बात सुनकर फ़ौरन ठाठ के साथ कहा कि हमें दहेज नहीं चाहिए, मेरे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, इसलिए तो मैं तुमसे दहेज लेने से इनकार कर रही हूँ और फिर मेरे घर में सामान रखने के लिए भी तो जगह नहीं है,
तभी तो सिर्फ कार के लिए कह रही हूँ। तुम खुद देख लो, आखिर कब तक तुम कार का इंतजाम कर पाओगी। हम थोड़ा इंतजार कर लेंगे, क्योंकि हमें भी कोई जल्दी नहीं है शादी की। फिर मेरी मम्मी अपनी सहेली की बातें सुनकर खामोश हो गई थीं और मायूसी के साथ उठकर वहाँ से घर वापस आ गई थीं। मैंने अपनी मम्मी के चेहरे को उदास देखा तो उनसे उनकी खामोशी की वजह पूछी। मेरे कई बार पूछने पर भी मम्मी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी मम्मी उठी और अपना छोटा सा पर्स निकाल कर बैठ गई थी, जिसमें मम्मी पापा से छुपाकर कुछ पैसे रखती थी। क्योंकि पापा घर पर नहीं थे, इसलिए वह बेफिक्री के साथ उन पैसों को गिनने में लग गई थी। मैं बचपन से ही मम्मी को देखती आ रही थी कि हर महीने के आखिरी में जब उनको सैलरी मिलती थी तो वह उन पैसों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती थी और फिर आधे पैसों से मम्मी घर में राशन भरवा देती थी और आधे पैसे हमेशा इस पर्स में छुपा कर रख देती थी। और वह पापा के इतना मारने पीटने के बावजूद भी मम्मी ने पापा को कभी भी इन पैसों के बारे में भनक तक नहीं लगने दी थी। आज जब मैं उन्हें इतने सालों के बाद इन पैसों को बड़ी ही आस के साथ गिनते हुए देखा तो मैंने मम्मी से पूछ लिया था कि मम्मी, आपने आखिर इन पैसों को क्यों जमा किया है? तो मम्मी मुझे मुस्कुराकर देखने लगी और फिर उन्होंने मुझे बताया कि बेटी, मैं ये पैसे थोड़े थोड़ा करके तुम्हारी शादी के लिए जमा कर रही थी, ताकि जब भी तुम्हारी शादी हो तो ये पैसे हमारे कुछ काम आ सकें। लेकिन इन पैसों को गिनकर मम्मी बड़ी ही मायूस हो गई थी, क्योंकि ये पैसे तो इतने सालों में जमा करने के बावजूद भी सिर्फ 20,000 रुपये ही निकले थे। मैं मम्मी को इस तरह मायूस देखकर बहुत परेशान हो गई थी, तो इसीलिए मैंने मम्मी से प्यार जताते हुए पूछा, क्या हुआ है आपको मम्मी, आप मायूस क्यों हो गई हो? तो फिर मम्मी ने मुझे बताया कि बेटी, मैं आज तुम्हारे रिश्ते की बात करने अपनी सहेली के घर पर गई थी। उन्होंने रिश्ता तो पक्का कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा है कि उन्हें हमसे दहेज नहीं चाहिए, बस अपने बेटे के लिए एक बड़ी सी कार चाहिए। और आज इस महंगाई के दौर में मैं साइकिल खरीद कर नहीं दे सकती, तो फिर कार कहाँ से खरीद कर दूंगी, जबकि हमारे पास तो सिर्फ 20,000 रुपये ही हैं। इन पैसों में तो मैं तुम्हारी शादी भी नहीं कर सकती, जबकि ये रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं इस रिश्ते को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती हूँ। मैंने मम्मी से कहा कि आपकी सहेली ने इस तरह की बात क्यों की, जबकि वह तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि हम लोग कितने गरीब हैं। अगर वह बाइक की बात करती तो फिर भी ठीक था, लेकिन कार, अगर हम अमीर होते तो ज़रूर कार का बंदोबस्त हो जाता। फिर मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम उसकी तरफ से अपना दिल बिल्कुल भी खराब मत करो। मेरी सहेली हमारे घर के हालातों को बहुत अच्छी तरह से जानती है, तभी तो उसने दहेज नहीं मांगा है। मम्मी की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने मम्मी से कहा कि आपकी सहेली दहेज ले या फिर कार, तो ये बात तो एक ही हुई ना मम्मी। मम्मी ने मुझे समझाने के लिए अभी अपना मुंह खोला ही था कि तभी पापा, जो ना जाने कब से खड़े हुए दरवाजे पर हम लोगों की वो सारी बातें सुन रहे थे, और वो मम्मी के हाथ से तुरंत ही सारे पैसे छीनकर उन्होंने अपनी जेब में रख लिए। फिर मम्मी को बालों से पकड़कर उन्होंने मारना शुरू कर दिया और पागलों की तरह बस उन्हें मारते ही चले जा रहे थे। वो ये भी नहीं देख रहे थे कि उन्हें कहाँ पर चोट लग रही है और कहाँ नहीं लग रही है। वो बार बार मम्मी से यही कह रहे थे कि तूने मुझे धोखा दिया है, मैं तुझे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा, तूने ये पैसे मुझसे क्यों छुपाए? और फिर मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे कि इस मनहूस लड़की के लिए तूने मुझसे सारी उम्र झूठ बोला। मैं मम्मी को बचाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि पापा ने मुझे भी मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा चोटें आई थीं। पापा ने मम्मी को एक तरफ धक्का दिया और खुद घर से बाहर जाने लगे थे। मम्मी ने भी हिम्मत नहीं हारी थी, बल्कि वो भी जल्दी से उठकर खड़ी हुई और उन्होंने पापा का रास्ता रोक लिया था। और फिर पापा पर वो बुरी तरह से चिल्लाने लगी कि निकालो मेरे पैसे, क्योंकि ये मेरे खून पसीने की कमाई है, ये तुम्हारी तरह जुए में जीते हुए पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें इनको लेकर नहीं जाने दूंगी। मैंने आज पहली बार अपनी मम्मी को पापा के ऊपर चिल्लाते हुए देखा था।
लेकिन पापा किसी की भी परवाह किए बिना ही वह पैसे लेकर वहाँ से जा चुके थे। पापा के इस तरह से पैसे ले जाने पर मम्मी को बहुत ज़्यादा शौक लगा था और वह चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई थी, क्योंकि ये पैसे मेरी मम्मी सालों से इकट्ठा कर रही थी और इन पैसों को मेरे पापा जुए में हारने के लिए ले गए थे। फिर मम्मी को इस हालत में देखकर मैं भी चिल्लाने लगी थी कि कोई हमारी मदद करने के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी हमारी मदद करने के लिए नहीं आया था, बल्कि आस पड़ोस के लोग तो आकर खड़े हो गए थे और घेरा लगाकर वह लोग सिर्फ तमाशा देखकर वहां से कुछ देर बाद वापस चले गए थे। फिर मैं बड़ी ही मुश्किल से अपनी मम्मी को एक सरकारी अस्पताल में लेकर गई, क्योंकि किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे ही नहीं थे। डॉक्टर ने मम्मी का चेकअप किया। मम्मी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया था। डॉक्टर की ये बात सुनकर के तो मैं ज़मीन पर ही गिर गई थी और मैंने भी रोना धोना शुरू कर दिया था, क्योंकि बस एक मेरी मम्मी ही तो थी जो हम दोनों भाई बहन की परवाह करती थी, जबकि पापा ने तो आज तक कभी भी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई थी और वह भी अब बीमार हो गई थी। मम्मी के साथ साथ अब मुझे इस बात की फिक्र थी कि आखिर अब कौन हमारा सहारा बनेगा और हम लोग कहाँ से खाएंगे पिएंगे। डॉक्टर ने 2 दिन के बाद ही मेरी मम्मी को डिस्चार्ज कर दिया था। मैं अपनी मम्मी को लेकर वापस घर आ गई थी। अब मैं सारा दिन मम्मी के पास ही बैठी रहती थी और उनकी सेवा में लगी रहती थी। दिन रात मैं उनकी फिक्र में खूब आंसू बहाती रहती थी, क्योंकि घर का सारा राशन अब ख़त्म हो गया था और मेरा भाई भी भूख से तड़प रहा था। हम दोनों भाई बहन सारा दिन रोते रहते थे। 2 दिन तक तो पापा घर नहीं आए थे और ना ही उनकी कोई खबर थी कि वह कहाँ पर हैं और उन पैसों के साथ उन्होंने क्या किया। लेकिन फिर तीसरे ही दिन कुछ लोग पापा की लाश लेकर हमारे घर पर आए थे। उनके मुताबिक पापा के पास जो पैसे थे उनमें से आधे वह जुए में हार गए थे और बाकी जो बचे थे उन पैसों से मेरे पापा ने शराब पी ली थी। लेकिन वह शराब जहरीली निकली थी, जिसकी वजह से मेरे पापा के साथ साथ और भी दूसरे लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे थे। पापा ने अपनी सारी ज़िंदगी हमारे साथ जो कुछ भी किया था उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते थे। इसीलिए पापा के मर जाने से हम लोगों को कोई खास दुख भी नहीं हुआ था। लेकिन अब हमारे घर में भूखे रहने की नौबत आ गई थी, इसलिए मैंने नौकरी तलाश करना शुरू कर दिया था। मम्मी की जगह पर अब मैं लोगों के घरों में काम करने के लिए जाने लगी थी, लेकिन ये लोग मुझसे काम ज़्यादा करवाते थे और पैसे वो बहुत कम दिया करते थे। इसके अलावा सारा दिन हर छोटी छोटी बात पर वो लोग मुझे डांटते ही रहते थे। मुझे बहुत डांट खानी पड़ती थी, इसलिए मैंने जल्दी ही लोगों के घरों का काम करना भी छोड़ दिया था और एक बार फिर से नौकरी तलाश करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ गई थी। लेकिन मैं अपनी हर कोशिश के बावजूद भी लगातार नाकाम हो रही थी। फिर एक दिन मेरे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की ने मुझे हमारे ही शहर में बने हुए पागल खाने के बारे में बताया, जो कि अभी नया नया बना हुआ था, और मुझसे कहा था कि ये एक प्राइवेट अस्पताल है और इस अस्पताल की ओनर एक बूढ़ी औरत है, इसीलिए वह तुम्हारी मजबूरी को समझते हुए तुम्हें आसानी से नौकरी दे देगी। मैं अगले ही दिन उस अस्पताल में चली गई थी और फिर ऐसा ही हुआ था। वहाँ की ओनर ने मुझे आसानी से नौकरी पर रख लिया था। मेरी पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए मुझे साफ़ सफाई के लिए रख लिया गया था और मुझे सैलरी भी अच्छी ऑफ़र की थी। मैंने इस नौकरी को अपने लिए बहुत लकी समझा और फ़ौरन इस नौकरी को एक्सेप्ट कर लिया। शुरू में तो मुझे अस्पताल में वहाँ के टॉयलेट बाथरूम साफ़ करने की ड्यूटी दी गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद ही मेरी ड्यूटी चेंज कर दी गई। मुझे अस्पताल के जितने भी कमरे थे उन सभी कमरों में झाड़ू लगाने का काम दिया गया था। जिस दिन से मेरी ड्यूटी चेंज हुई थी उस दिन से लगातार मुझे पागल औरतों के कमरे से झाड़ू लगाते टाइम वो सफ़ेद रंग के पत्थर टाइप के जैसी कोई चीज़ मिल रही थी। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ये फिटकरी है। मैंने उससे पूछा कि भला पागल खाने में फिटकरी का क्या काम, तो वह कहने लगी कि मुझे भी इस बात पर बहुत हैरत होती थी
और इसीलिए एक दिन मैंने जो डॉक्टर इसको लेकर जाती थी उनके पीछे जाकर जब देखा तो मैंने उन्हें इस पर एक अजीब तरह का केमिकल लगाते हुए देखा। अपनी फ्रेंड के मुंह से ये बात सुनकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा, आखिर कैसा केमिकल? तो वह कहने लगी कि जब मैं इसके बारे में पता करने लगी तो ये पाया कि ये केमिकल बड़ा ही खतरनाक होता है। इतना खतरनाक कि इससे जान भी जा सकती है और इसके इस्तेमाल से किसी के भी होश खो सकते हैं। लेकिन इस केमिकल के असर को कम करने के लिए ही इसे फिटकरी पर लगाया जाता है। फिटकरी पर लगे होने की वजह से ये जानलेवा नहीं बनता, लेकिन अगर इसे सीधे तरीके से किसी भी इंसान के ऊपर इस्तेमाल कर लिया जाए तो फिर उसकी तो ऐन मौके पर ही मौत हो सकती है। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि लेकिन इस केमिकल को किस पर यूज़ किया जा रहा है? तो वह कहने लगी कि तुम ये बात किसी से मत कहना। लेकिन मैंने बहुत ही खतरा मोल लेते हुए इस बात का पता लगाया था। दरअसल इस केमिकल का इस्तेमाल यहाँ पर रहने वाली पागल औरतों और लड़कियों पर किया जा रहा है। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। अपनी फ्रेंड की बातें सुनकर तो मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने उससे पूछा कि आखिर इस तरह के जहरीले केमिकल को इन औरतों पर इस्तेमाल करने की वजह क्या है? तो वह कहने लगी कि दरअसल इस केमिकल से हर पागल औरत और लड़की को बेहोश किया जाता है, जिसके बाद उन लोगों से जो कुछ भी कहा जाए वह ठीक वैसा ही करती हैं, क्योंकि वह तो अपने होश पूरी तरह से खो बैठती हैं। और फिर इन लोगों को पीछे की तरफ बने हुए अलग कमरों में लेकर जाया जाता है। लेकिन वहाँ पर क्या होता है ये मुझे अभी तक पता नहीं चल पाया है, पर मुझे इस सब के पीछे बहुत बड़ा झोल नज़र आ रहा है। ज़रूर इन बेचारी पागल लड़कियों के साथ कोई ज्यादती हो रही है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है और ना ही उन लड़कियों का साथ देने वाला कोई है। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों लेकिन सभी पागल औरतों के लिए बहुत बुरा लगने लगा और रह रहकर मुझे वह समय याद आने लगा जब मेरे पापा मेरी माँ पर जुल्म किया करते थे और वह चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी। मेरे अंदर गुस्से की एक आग भड़क गई। मैं यही सोचने लगी कि ये दुनिया क्या औरतों पर सिर्फ जुल्म करना ही जानती है? क्या औरतों के नसीब में बस दुख दर्द सहना ही लिखा है? चाहे कोई औरत दिमागी रूप से पागल ही क्यों ना हो, लेकिन उसके नसीब में यही सब लिख दिया जाता है। ये सब सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और मैंने फैसला कर लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं इस सब के पीछे की वजह जान कर रहूँगी और अगर वह कहीं वही सब है जो मैं सोच रही हूँ तो फिर मैं इन औरतों को इंसाफ दिलाकर रहूँगी। उसी रात को मैं चोरी चुपके उन डॉक्टर्स के पीछे गई जो कुछ औरतों को लेकर पीछे बने हुए कमरों में ले गई थीं। और वहाँ जब मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो अंदर का नज़ारा देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि अंदर उन औरतों का एक खास तरीके से मेकअप किया जा रहा था, जिनमें से कुछ लड़कियों को बहुत अच्छे अच्छे टाइप के कपड़े भी पहनाए जा रहे थे, जिससे वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थीं। और फिर जब मैंने दूसरी तरफ देखा तो उधर जो भी औरतें खड़ी थीं वह सभी कम सुंदर थीं, या फिर ये कहूँ कि उनकी हाइट कम थी या वह बहुत मोटी थीं और उनके शरीर की बनावट भी भद्दी सी थी या रंग काला था। उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा पतली भी थीं। उन सभी लड़कियों का इस तरह का मेकअप किया गया था कि वह और भी ज़्यादा भयानक लग रही थीं। उनके चेहरे पर जो मेकअप किया गया था उससे काफ़ी सारे घाव बनाए गए थे। मतलब मेकअप के जरिए उनके चेहरे को अब और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया गया था, इस तरह से जैसे कि उन पर एसिड फेंका गया हो या फिर उन्हें कोई बहुत गहरी चोट लगी हो। इन लड़कियों को मेकअप के तरीके से अलग अलग रूप दिया गया था, जिससे एक तरफ खड़ी हुई जो लड़कियां पहले से खूबसूरत थीं उन्हें और भी ज़्यादा मेकअप के जरिए खूबसूरत बनाया गया था और दूसरी तरफ जो लड़कियां कम खूबसूरत थीं उन्हें मेकअप से और भी ज़्यादा बदसूरत बना दिया गया था। आखिर इस सब को करने का मकसद क्या था? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। कुछ देर के बाद मैंने ये देखा कि सबसे पहले खूबसूरत लड़कियों को एक तरफ से बाहर निकाला गया और उन्हें एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया गया।
मेरे लिए इस वक्त ये जानना बहुत ज़रूरी था कि इन सभी लड़कियों को इतना सजा धजा कर कहाँ भेजा जा रहा है। इसलिए मैं तुरंत ही मौका पाते ही उस गाड़ी के पीछे एक टैक्सी से पीछा करते हुए वहां पहुंची जहां पर वह गाड़ी जाकर रुक गई, क्योंकि किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसीलिए वह बहुत ही ज़्यादा जांच पड़ताल नहीं कर रहे थे और ना यहाँ वहाँ नज़र रख रहे थे, जिससे मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी। मैंने फिर देखा कि उनमें से आधी लड़कियों को एक एक करके एक बड़े से फार्म हाउस के अंदर ले जाया गया, जहाँ पर कुछ आदमी पार्टी करते दिख रहे थे। वह सब उन बेचारी पागल लड़कियों को अपने साथ ले गए। मैं समझ गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद उस वैन के ड्राइवर को उन लोगों ने ढेर सारे पैसे दिए। फिर वह वैन का ड्राइवर उन बाकी की लड़कियों को लेकर अलग अलग जगहों पर गया और वहाँ पर उन लड़कियों को उसने छोड़ दिया और उनके बदले में वह पैसे लेता रहा। इसका मतलब ये साफ था कि इन लड़कियों को हर रोज़ उनके जो भी खरीदार होते थे उनके हाथों बेचा जाता था। उन लड़कियों की एक रात की सेवा के बदले ये रकम वसूली जाती थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लोग इतना घटिया काम भी कर सकते हैं। बेचारी वह पागल लड़कियां, जिन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि उनके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इतनी पहले से ये समझ ही नहीं थी। दूसरा, जो केमिकल उन्हें सुंघाया जाता था उससे तो वह बिल्कुल एक रोबोट की तरह हो गई थी। ये लोग उनसे जैसा जैसा कह रहे थे वह ठीक वैसा ही करती जा रही थी। इसीलिए उनके लिए ये सब करना इतना आसान था, वरना किसी पागल इंसान को संभाल पाना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब दूसरे दिन मुझे इस बात का पता लगाना था कि जिन लड़कियों का खराब मेकअप किया गया था आखिर ये उनके साथ क्या करते थे। मैंने देखा कि जैसे ही सुबह हुई वैसे ही कुछ लोग उन पीछे वाले कमरों में गए और वहां से बाकी की पागल लड़कियों को एक वैन में बिठाकर भेज दिया। मुझे उनके बारे में भी पूरी सच्चाई पता करनी थी, लेकिन क्योंकि दिन में मेरी ड्यूटी थी इस वजह से मेरे लिए उनका पीछा कर पाना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने इसमें अपनी फ्रेंड की मदद मांगी और उसने अपने काम के साथ साथ मेरा काम भी जैसे तैसे मैनेज करके संभाल लिया। पहले तो मुझे उनका पीछा करने में देरी हो गई थी, इसीलिए जब मैं एक ऐसी जगह पर पहुंची जहां से मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मुझे आगे कहां जाना है, तो मैं परेशान होकर यहाँ वहाँ देखने लगी कि तभी मुझे अपने अस्पताल की कुछ मरीज दिखाई दी। उनका मेकअप देखकर मैं दूर से ही समझ गई कि ये वही हैं जो पागल औरतों का कल मेकअप किया गया। मैं ये देखकर हैरान हो गई थी कि उन सभी औरतों को थोड़ी थोड़ी दूर पर खड़ा किया गया था और उनके हाथ में कटोरा था। उन्हें भीख मांगने के लिए सड़क पर छोड़ दिया गया था और इसीलिए उनका ऐसे मेकअप किया गया ताकि एक तो उनके अपने उन्हें पहचान ना सकें, दूसरा लोग उन्हें बेचारगी भरी नज़र से देखकर खूब सारी भीख दें। वह इस वक्त नशे की हालत में थी, तो जैसा उन्हें बोला गया था वह चुपचाप वैसे ही कर रही थी। अब मुझे ये सारी कहानी समझ में आ चुकी थी। दरअसल इस सब से जो भी कमाई हो रही थी वह सब की सब अस्पताल की ओनर अपने पास रख लेती थी। लड़कियां जब अपने होश में आती थीं तो उनका कुछ भी याद ही नहीं रहता था कि उन्हें कहाँ पर भेजा गया था और वह किसके साथ रात गुजारने के लिए गई थीं, या फिर किसी औरत को भीख मांगने के लिए कहाँ खड़ा किया गया था। हमारी ओनर रात को उन लड़कियों को अमीर आदमियों के हवाले करके खूब सारे पैसे कमा रही थी और दिन में बाकी की लड़कियों से भीख मंगवाकर भी पैसे कमाती थी। दूसरा, उनके वीडियो बनाकर वह अलग अलग देशों में भी भेज देती थी ताकि उनके लिए बहुत बड़े स्तर पर डोनेशन भी आ जाए, और जो भी उनकी देखभाल के लिए डोनेशन दूसरे देशों से आता था वह भी वो ओनर अपने पास ही रख लेती थी। वह ओनर इन लोगों के सहारे से अपनी एक लग्जीरियस लाइफ एंजॉय कर रही थी और दूसरी कंट्रीज़ में वह खूब जाकर घूमती फिरती थी। मैं जब ये पूरी सच्चाई जानी तो मैंने अपनी फ्रेंड को पूरी बात बताई, तो वह मेरी ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। वह कहने लगी कि इन लोगों के घर वाले कितने भरोसे के साथ इन्हें यहाँ पर छोड़कर जाते हैं और ये मैडम कितनी बड़ी प्लानिंग के साथ इन सब का कैसे फ़ायदा उठा रही है। मैंने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है।
मैंने और भी बहुत कुछ इस सब के बारे में पता किया है। मेरी बात सुनकर मेरी फ्रेंड हैरान रह गई। मैंने कहा कि रात को मालिकों के पास भेजी जाने वाली लड़कियां अगर कभी पेट से भी हो जाती हैं तो उनकी प्रेगनेंसी को भी ये लोग यहीं अस्पताल में ख़त्म कर देते हैं। इसमें कोई एक दो लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरा ग्रुप है जो कि मिलकर ये सब कुछ कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मैडम के कहने पर, क्योंकि सभी को अपना मुंह बंद करने के लिए और इस गलत काम को अच्छे तरीके से अंजाम देने के लिए इन सब को बहुत अच्छी खासी रकम भी दी जाती है। ये मैडम इन सब तरीकों से तो पैसे कमा ही रही है। दूसरा, इन पागल औरतों का जो यहाँ इलाज चलता है उसके लिए भी उनके घर वाले इस मैडम को पैसे देकर जाते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि ये हर तरह से लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। मैंने कहा कि कहाँ तो मैं इस औरत को सीधी सादी और साफ दिल वाली समझती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये औरत इतनी घटिया और बुरी हो सकती है। ऐसा तो शायद ये कोई भी सपने में सोच नहीं सकता। ये औरत बूढ़ी जरूर है, लेकिन ये हद से ज़्यादा चालाक है और इसने बड़ी ही होशियारी से इन सब का फ़ायदा उठाकर खूब सारा पैसा कमाया है और आगे भी ये ऐसा ही करती रहेगी। मेरी फ्रेंड कहने लगी कि तुमने वाकई बहुत ही जोखिम भरा काम किया है। तुमने इतना बड़ा खतरा मोल लेकर इस सारी सच्चाई का पता लगा लिया, लेकिन इस सब का फ़ायदा क्या, क्योंकि हम इन बड़े लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैंने कहा कि नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं इतना सब कुछ इसलिए नहीं किया था ताकि मैं सारी सच्चाई जानने के बाद हाथ पर हाथ धर के बैठ जाऊं, बल्कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इन सब के इन काले कारनामों का पर्दाफाश करके ही रहूँगी। मुझे हर हाल में इनके गोरख धंधे को ख़त्म करना है। मेरी फ्रेंड मुझसे कहने लगी कि तुम पागल मत बनो, इस बारे में किसी को भी मत बताना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही इस सब में बुरी तरह से फंस जाओ, क्योंकि ये सब पैसे वाले लोग हैं और हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई भी नहीं सुनेगा। मैंने कहा कि मुझे फंसने का कोई डर नहीं, मुझे बस सच्चाई सबके सामने लानी है। मैं जानती हूँ कि मैं खुद एक गरीब लड़की हूँ और यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं इन औरतों की ऐसी हालत नहीं देख सकती। इन औरतों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। इन बेचारियों को तो ये पता ही नहीं कि उनके साथ रात को क्या किया जाता है। मेरी फ्रेंड के मना करने के बावजूद भी मैं अगले ही दिन पुलिस के पास पहुँच गई और उन्हें सब कुछ बता दिया। इस सब का पता लगाने के दौरान मैंने उन लोगों के कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए थे और वो भी मैंने पुलिस को दिखा दिए, लेकिन पुलिस वाले कहने लगे कि उनके लिए इतने सबूत काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में किसी का भी चेहरा बहुत ज़्यादा साफ नज़र नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें ठोस सबूत चाहिए। मैंने पुलिस से कहा कि ठोस सबूतों को जुटाने में मैं आपकी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ। फिर मैंने उन्हें अपने दिमाग में तैयार पहले से ही एक प्लान बताया। मैंने उनसे कहा कि अगर हम इस प्लान के हिसाब से चलते हैं तो फिर जल्दी ही हम इन लोगों के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लेंगे। इसके बाद पुलिस वालों ने अपनी ही एक लेडी कांस्टेबल को पागल बनाकर उस पागल खाने में भर्ती करने के लिए भेज दिया था। वह जो पुलिस कांस्टेबल थी वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह जानती थी कि कभी भी उन्हें फिटकरी बहाने से दी जा सकती है, क्योंकि सबको लगता था कि वह पागल है, लेकिन वह तो नॉर्मल थी। जब उन्हें रात के टाइम पर फिटकरी सूंघने के लिए दी जा रही थी, तब उन्होंने उससे पहले ही अपनी नाक में एक रुई का टुकड़ा दोनों तरफ रख लिया था। डॉक्टर को दिखाने के लिए उसने सांस लेने का दिखावा भी किया, लेकिन उन्होंने उस वक्त सांस भी नहीं ली ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। उन्होंने अपनी नाक के आगे फिटकरी को लगा लिया था। सबके सामने पुलिस कांस्टेबल ममता ने यही रिएक्ट किया कि जैसे उसकी हालत अब बेसुध सी होने लग गई है और वह अपने होश खो बैठी है। मैं ममता का साथ दे रही थी और अब तो ममता के आगे भी सब कुछ खुलकर आ गया था। इसीलिए मुझे ममता को मेकअप रूम में ले जाने के लिए कहा गया था। मैं ममता को मेकअप रूम में लेकर चली गई। ममता के कपड़ों में पहले से ही एक कैमरा लगा हुआ था, जिससे पुलिस सब कुछ देखकर रिकॉर्ड कर रही थी। जब ममता का मेकअप किया गया तब बाकी की पागल औरतों का भी वहाँ पर मेकअप किया जा रहा था, जिन्हें भीख मांगने के लिए सुबह ले जाना था।
तो मुझे इस बात की कहीं ना कहीं तसल्ली हो रही थी कि अब सब कुछ सबके सामने खुलकर आ ही जाएगा। ममता पूरी तरह से तैयार हो गई थी और फिर उन्हें उस आदमी के हवाले भी कर दिया गया जिसने उन्हें खरीदा था। ममता को उस आदमी के घर जाने के लिए गाड़ी में बिठाकर जैसे ही उस आदमी के हवाले किया जा रहा था कि तभी इतनी देर में ही पुलिस आ गई और पुलिस की एक टीम ने उस आदमी को पकड़ लिया और फिर दूसरी टीम ने पूरे अस्पताल को चारों तरफ से घेर लिया था और वहाँ पर जितने भी लोग इस काम में शामिल थे उन सब को अरेस्ट कर लिया गया। मैडम तो उस टाइम अस्पताल में नहीं थी, वह अपने घर पर ही थी। पुलिस ने उन सब लोगों को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद मैडम के घर पर भी छापा मारा गया और उनको सबूतों के साथ अरेस्ट कर लिया गया। मैडम के पास बहुत सारा काला धन भी निकला, वो सब भी पुलिस ने तुरंत ही जब्त कर लिया था। जब वहाँ के स्टाफ की खूब पिटाई की गई जो मैडम के साथ मिले हुए थे तो उन्होंने सारी सच्चाई खुलकर बता दी। मैडम को पता ही नहीं चल सका कि उनकी सच्चाई किसने खोली है। सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और फिर धीरे धीरे ये बात सारे मीडिया में एकदम से फैल गई थी। रातों रात ये बात पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैली और पूरे शहर में अस्पताल बदनाम हो गया था और कोर्ट का फैसला आया कि अस्पताल को अब पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। वहाँ की जितनी भी औरतें लड़कियाँ थीं जिनके साथ इलाज के नाम पर ये सब कुछ हो रहा था उनके घर वालों को उनके नुकसान के लिए मुआवजा भी दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह सब दिमागी तौर पर डिस्टर्ब थीं और उनको ठीक करने के लिए ही तो उनके घर वाले इस अस्पताल में उन्हें छोड़ कर गए थे। लेकिन यहाँ तो उनके साथ धोखा किया जा रहा था और घर वालों के पैसे काफ़ी हद तक अपने पेशेंट्स को ठीक करने की वजह से जाया हो चुके थे। यहाँ तक कि जब लोगों को ये बात पता चली कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो मेरा काफ़ी मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया। इसके बाद सरकार ने मेरी बहादुरी और इस पूरे गैंग का पर्दाफाश करने में पुलिस की मदद करने की वजह से मुझे 50 लाख रुपए और वीरता स्वरूप मेडल भी दिया गया। मेरी इस बहादुरी से सब लोग बहुत खुश थे। मेरी माँ भी मेरी इस बहादुरी पर बहुत खुश थी। हर तरफ सिर्फ मेरी बहादुरी के ही चर्चे थे। उन पैसों से मैंने अपनी मम्मी के साथ मिलकर एक नया काम शुरू कर दिया और हमारे घर के हालात भी बहुत सुधर गए। उन पैसों से मैंने अपना एक अलग कपड़े बेचने का काम शुरू कर लिया और एक बहुत बड़ा शोरूम खोला जो बहुत जल्दी ही चल पड़ा क्योंकि मेरा नाम इतना फेमस हो गया था। इसीलिए अब हर कोई मेरे शोरूम पर आकर ही कपड़े खरीद रहा था जिससे हर दिन मुझे बहुत मुनाफा होता था। अब मुझे मम्मी की सहेली के बेटे से शादी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अब मैं खूब पैसा कमाना चाहती थी और अपने भाई को अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती थी। मेरी मम्मी की पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसों की तंगी और गरीबी में ही बीती थी, इसलिए अब मैं उनके लिए हर ऐशो आराम को जुटाना चाहती थी। इसलिए मेरी मम्मी ने उस रिश्ते से इनकार कर दिया। अब मैं अपनी मम्मी और भाई के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। कल मैं दूसरों के यहाँ नौकरी पाने के लिए दर दर भटक रही थी, लेकिन आज मैं खुद दूसरों को नौकरी दे रही थी। ये मेरे सच बोलने का और मेरी हिम्मत दिखाने का नतीजा था। दोस्तों, अगर कहीं भी गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और ऐसे लाचार लोगों की मदद कीजिए जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।